अगर मुझे एक ऐसी हॉरर मूवी रेकमेंड करनी हो जिसे बार बार देखा जा सके तो मेरा जवाब होगा फिल्म यिन यांग रोड। ये हांगकांग की सबसे लंबी चलने वाली हॉरर सीरीज है। साल 1997 से लेकर 2007 तक इस सीरीज की 20 से ज्यादा फिल्में आ चुकी हैं। बाद में आई कई फेमस हॉरर फिल्मों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। कहानी एक आदमी पीटर के आसपास घूमती है। किंग मिंग फेस्टिवल के दिन वो अकेले अपने पिता की कब्र पर जाता है और वहाँ खड़े होकर व्यूअर से पूछता है कि क्या वे सच में भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। जवाब का इंतजार किए बिना ही वो खुद एक डरावनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। पहला किस्सा कब्रिस्तान से जुड़ा है, जहाँ 3 स्ट्रगलिंग एक्टर्स अपने दोस्त आ केन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पीछे पहाड़ी वाले ग्रेवयार्ड में जाते हैं ताकि थोड़ा थ्रिल मिल सके। रास्ते में उन्हें पता भी नहीं चलता कि एक तेज हवा कब्र की फोटो उड़ा देती है। वहाँ पहुंचकर वे लोग पानी में कूदकर मस्ती करने लगते हैं और आ केन तो वहाँ से निकली हुई हड्डियां तक उठा लाता है। उनकी ये बेपरवाह हरकतें बिल्कुल भी डेड लोगों की रिस्पेक्ट नहीं दिखाती। रात को कैंप फायर के पास बैठे हुए वे इतने बेहुदा मजाक करते हैं कि एक लड़की की लाश खोदने की बात तक करने लगते हैं। जैसे ही ये बात निकलती है, आसपास के पेड़ हिलने लगते हैं, अजीब सी हवा चलती है और माहौल अचानक डरावना हो जाता है। आ केन मजाक में भूत बनकर गिर जाता है और अपने दोस्तों को डराता है, फिर उन पर मिट्टी फेंक कर भाग जाता है। बाद में वो जंगल में अकेले जाता है और वहाँ उसे एक नंगी औरत नदी में नहाती हुई दिखती है। उसकी खूबसूरती देखकर वो कुछ देर के लिए हैरान रह जाता है। फिर वो भागकर अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन जब सब वापस उसी जगह आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। पानी बिल्कुल शांत होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोस्त समझते हैं कि आ केन फिर मजाक कर रहा है, लेकिन लौटते समय अचानक आ केन को एक पुरानी ड्रेस पहनी हुई औरत दिखती है जो मुस्कुराकर गायब हो जाती है। वो डर से जम जाता है, लेकिन उसके दोस्त कुछ भी नहीं देख पाते और उन्हें वहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगता। इसके बाद उसके दोस्त फिर से आ केन को डांटने लगते हैं कि वो हमेशा मजाक करता रहता है। जब तीनों वापस समुद्र किनारे अपने कैंप पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां अचानक एक नया टेंट लग गया है और उसमें से ठीक 3 लड़कियां बाहर निकलती हैं। खाली बैठे ये लड़के तुरंत उनके पास जाकर बात करने लगते हैं और सब मिलकर आग के पास बैठकर बारबेक्यू खाने लगते हैं। लेकिन बीच में जब आ केन लकड़ी लेने जाता है तो उसे एक बूढ़ी औरत बोतलें उठाते हुए दिखाई देती है। आ केन हैरान होकर पूछता है कि इतनी रात में वो घर क्यों नहीं गई, लेकिन बूढ़ी औरत गंभीर होकर कहती है कि अगर आज रात आ केन उसे देख पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये सुनकर आ केन डर जाता है और भागकर वापस आकर सबको बताता है कि उसने कई बार भूत देखे हैं, लेकिन उसके दोस्त अब उसकी बातों से परेशान हो चुके होते हैं। तभी मिल्क गर्ल नाम की लड़की एक गेम खेलने का आइडिया देती है कि सब लोग पीछे पहाड़ी वाले कब्रिस्तान में जाकर कब्र के पत्थरों की नकल लिखेंगे। जो सबसे ज्यादा लिखेगा वही जीतेगा और इनाम में उसे उसके साथ प्यार वाला रिश्ता मिलेगा। ऐसा सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं और कागज कलम लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कब्र की रखवाली करने वाली एक बुजुर्ग औरत मिलती है जो उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा करना मरे हुए लोगों का अपमान होगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तब वो बस इतना कहती है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो गांव के पास उसके घर आ जाना। थोड़ी देर में जब सब कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो वो अपने असली मकसद को भूलकर बस अपनी अपनी पार्टनर के साथ मस्ती करने लगते हैं। सिर्फ आ केन ही ईमानदारी से अपनी कॉपी में कब्रों पर लिखी बातें नोट करता रहता है। लेकिन जैसे ही वो तीसरी कब्र पर लिखना शुरू करता है वो वहां लगी फोटो देखकर डर जाता है, क्योंकि वो चेहरा उसी मिल्क गर्ल का होता है जो उनके साथ आई है। तभी उसे समझ आता है कि वो असल में एक भटकती आत्मा है, इसीलिए उसने प्यार का लालच दिया था। इसके बाद आ केन घबराकर अपने दोस्तों को ढूंढने भागता है और रास्ते में चिल्लाकर सबको चेतावनी देता है कि उस लड़की के पास मत जाना, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दूसरी कब्र पर भी उसी मिल्क गर्ल की फोटो दिखाई देती है, जैसे वो उसका पीछा कर रही हो। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाता है और समझ जाता है कि अब वो पूरी तरह फंस चुका है। वो किसी तरह उठकर नीचे की तरफ भागता है। दूसरी तरफ उसके बाकी दोस्त जिन लड़कियों के साथ हैं वो नकली बाल और दांत लगाकर उन्हें डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसके दोस्त बिल्कुल नहीं डरते और उल्टा उनके साथ मजाक करने लगते हैं। तभी बातों बातों में पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां असल में आ केन के दोस्तों ने पैसे देकर बुलवाई थीं ताकि मस्ती के साथ साथ उसका बर्थडे यादगार बनाया जा सके। तभी जब दोस्त पूछते हैं कि पानी में कौन गया था तो तीनों लड़कियां एक साथ कहती हैं कि वे तो पानी में गई ही नहीं थी। ये सुनते ही माहौल अचानक ठंडा पड़ जाता है और सबके दिल में डर बैठ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। अब वे इतने डर जाते हैं कि आ केन को ढूंढने की भी हिम्मत नहीं करते और सीधे टेंट में जाकर छुप जाते हैं। सुबह तक इंतजार करते हैं, लेकिन आ केन वापस
नहीं आता। मजबूरी में सब फिर से पीछे पहाड़ पर उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सिर्फ वो कागज मिलते हैं जिन पर आकेन ने कब्रों के नाम लिखे थे। उन्हीं कागजों के हिसाब से चलते चलते वे उसकी आखिरी लिखी हुई कब्र तक पहुँचते हैं और वहाँ देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके पास ही आकेन की अपनी कब्र बनी होती है जिस पर लिखा होता है कि उसकी मौत पिछली रात ही हो चुकी है। एक ही रात में उसकी कब्र बन जाना सबको हिला देता है। वे सोचते हैं कि कब्र की रखवाली करने वाली बूढ़ी औरत को जरूर कुछ पता होगा, इसलिए सब गांव की तरफ भागते हैं। लेकिन रास्ते में एक आदमी से पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत तो पहले ही मर चुकी है। अब सबको समझ आता है कि ये मजाक बहुत आगे निकल गया है। तभी अचानक आकेन दीवार के पीछे से निकलता है। उसके चेहरे पर अजीब और डरावनी मुस्कान होती है जिससे सब और ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो सामान्य बन जाता है और मिल्क गर्ल के पास जाकर उसे किस कर देता है। सबको लगता है कि वो बस मजाक कर रहा था, इसलिए वे पुरानी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर से बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। जब शाम होने लगती है तो सब वापस जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आकेन वहीं खड़ा रहता है और जाने से मना कर देता है। दोस्त उसे जल्दी नाव में आने के लिए कहते हैं, लेकिन नाव चलाने वाली बूढ़ी औरत जब किनारे की तरफ देखती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो कहती है कि वहाँ कोई नहीं है। मिल्क गर्ल इशारा करके आकेन को दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो खुद देखती है तो आकेन वहाँ से गायब हो चुका होता है। फिर अचानक वो थोड़ी दूर एक छतरी जैसे बने ढांचे पर दिखाई देता है, जहाँ वो उसी बूढ़ी औरत के साथ खड़ा होकर सबको अलविदा कह रहा होता है। तभी सबको सच्चाई समझ आती है कि आकेन पिछली रात ही मर चुका था। वो दोबारा इंसान की तरह सिर्फ इसलिए आया था ताकि अपने दोस्तों को डराए बिना उनके साथ एक आखिरी दिन बिता सके। इसके बाद कहानी सुनाने वाला पीटर फिर से नजर आता है। वो रास्ते में एक फिल्म की शूटिंग देखता है। फिर दिखाया जाता है कि आकेन के दोस्त दासयोंग और शियाओबो अपनी सामान्य जिंदगी में लौट चुके हैं, लेकिन शूटिंग के दौरान उन्हें कभी कभी आकेन की आत्मा दिख जाती है। इसके बाद पीटर अपनी कार लेकर आगे बढ़ता है और दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है येन यांग रोड। अब अगली कहानी शुरू होती है। एक रात मिसेस डू अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए गिफ्ट लेने घड़ी की दुकान पर जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है और उनके कपड़े भीग जाते हैं। वो जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर बैठी एक बूढ़ी औरत कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। मिसेस डू सोचती है कि शायद उसे सुनाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद दुकान की मालकिन बाहर आती है और उन्हें अंदर बुलाती है। जब मिसेस डू बूढ़ी औरत के बारे में पूछती है तो मालकिन बात टाल देती है और कुछ नहीं बताती। लेकिन जैसे ही मिसेस डू वहाँ से चली जाती है, मालकिन तुरंत अंदर जाकर एक फोटो के सामने अगरबत्ती जलाती है। उस फोटो से साफ पता चलता है कि जो बूढ़ी औरत अभी दिखी थी वो असल में मर चुकी थी, यानी मिसेस डू का सामना भूत से हुआ था। मालकिन सच इसलिए नहीं बताती ताकि उसका बिजनेस खराब ना हो। उधर मिसेस डू थोड़ी ही दूर गाड़ी चलाती है कि अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पहले एक पेड़ की टूटी हुई डाल गाड़ी पर गिरती है, फिर वही बूढ़ी औरत अचानक गाड़ी की खिड़की के पास दिखाई देती है और कहती है कि आगे मत जाओ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। तभी अचानक बिजली गिरती है जैसे उसे चेतावनी दे रही हो, लेकिन जब मिसेस डू दोबारा देखती हैं तो वो औरत गायब हो चुकी होती है। डर के मारे वो तेजी से गाड़ी चलाने लगती हैं, लेकिन एक मोड़ पर अचानक एक आदमी सड़क के बीच आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में वो गाड़ी मोड़ती है और गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। उनका सिर जोर से स्टीयरिंग पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुलता है और जब कैमरा अंदर दिखाता है तो पता चलता है कि मरा हुआ आकेन उनकी बगल वाली सीट पर बैठा है। दूसरी तरफ उनके पति मिस्टर डू अपने ग्राहक को लेकर गाड़ी चला रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि ये आखिरी डील खत्म करके अपनी पत्नी से मिलने जाएंगे, लेकिन ग्राहक के साथ आया एक फेंगशुई मास्टर बार बार कहता है कि जो घर मिस्टर डू बेच रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है और वो ग्राहक को डील कैंसिल करने के लिए समझाता रहता है। इससे मिस्टर डू गुस्सा हो जाते हैं और उसे अंधविश्वासी कहकर मजाक उड़ाते हैं। साथ में बैठी औरत भी ग्राहक को समझाती है कि इन बातों पर भरोसा मत करो। तब वो मास्टर मिस्टर डू के चेहरे को देखकर कहता है कि वो औरतों के चक्कर में फंसा रहता है और पत्नी और किसी दूसरी औरत के बीच उलझा हुआ है। ये सुनकर मिस्टर डू और उसके साथ बैठी औरत दोनों असहज हो जाते हैं। इसके बाद मास्टर कहता है कि उसके चेहरे से लग रहा है कि आज उसके घर में कोई बुरी खबर आएगी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराकर बंद हो जाती है। नीचे उतरकर देखते हैं तो एक बड़ा पत्थर होता है, लेकिन अनुभवी मास्टर को लगता है कि मामला कुछ और ही है। इसके बाद फेंगशुई मास्टर तुरंत बारिश में गाड़ी से उतरकर एक टैक्सी रोक लेता है। ग्राहक भी यही सोचकर कि हो सकता है सच हो, उसके साथ चला जाता है। मिस्टर डू समझ जाते हैं कि उनकी ये डील फिर से हाथ से निकल गई, इसलिए उनका मूड और खराब हो जाता है। तभी साथ बैठी औरत जिद करने लगती है कि पहले उसे उसके घर छोड़ा जाए। शुरुआत में मिस्टर डू मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानती तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। गुस्से में आकर वो औरत अचानक स्टीयरिंग पकड़ लेती है और मिस्टर डू
को मारने लगती है। इस वजह से गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ जाता है और आखिरकार एक्सीडेंट हो जाता है। उधर मिसेस डू होश में आने के बाद किसी तरह गाड़ी चलाकर रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखती हैं कि वो पहले से ही बंद है, जबकि उन्होंने पहले से बुकिंग कर रखी थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती हैं और तुरंत अपने पति को फोन करती हैं। मिस्टर डू कहते हैं कि वो थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, लेकिन फोन करते ही मिस्टर डू रियर व्यू मिरर में देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक अनजान आदमी बैठा हुआ है जो चुपचाप उन्हें देख रहा है। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वहां कोई भी नजर नहीं आता। वो अपनी पत्नी को फोन करते हैं तो पत्नी कहती है कि वो तो यहीं बाहर खड़ी है। दोनों एक ही जगह होने के बावजूद एक दूसरे को नहीं देख पाते और कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। आखिरकार मिसेस डू खुद गाड़ी से उतरकर ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अपने पति का पता नहीं चलता। तभी वहां एक पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी आती है। पुलिस वाला उनसे पूछता है कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही हैं। तभी गाड़ी में चल रही रेडियो न्यूज में पास ही हुए एक एक्सीडेंट की खबर आती है। मिसेस डू ध्यान से सुनती हैं और पता चलता है कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसका नंबर उनके पति की गाड़ी का है। ये सुनते ही वो पुलिस के साथ तुरंत उस जगह पहुंचती हैं। वहाँ एक औरत कंबल ओढ़े बाहर आती है और मिसेस डू को देखकर शर्मिंदा नजर आती है। जब मिसेस डू आगे बढ़कर देखती हैं तो पता चलता है कि उनके पति और गाड़ी दोनों मिट्टी में दब चुके हैं। असल में एक्सीडेंट से पहले मिस्टर डू और उस औरत के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था, जिससे गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर मिट्टी के ढेर में जा घुसी। उसी वक्त तेज तूफान और बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ और गाड़ी पूरी तरह मिट्टी में दब गई। मिस्टर डू ने पहले उस औरत को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी में वो खुद बाहर निकलने का मौका खो बैठे। अब जाकर मिसेस डू को समझ आता है कि वो और उनके पति अलग अलग दुनिया में हैं। वो जिंदा लोगों की दुनिया में है और उनका पति मरने के बाद दूसरी दुनिया में। इसी वजह से दोनों एक ही जगह होते हुए भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। इसके बाद फिर से रहस्यमयी पीटर सामने आता है और तीसरी कहानी शुरू करता है, जिसका नाम है लाल कपड़े वाली औरत। इस समय आकेन के दोस्त दाशियोंग और शियाओबो पहले वाले किस्से की आज यू को लेकर आकेन के लिए पूजा करने आते हैं। वहीं आज यू की नजर मिस्टर डू की फोटो पर पड़ती है और वो उसे देखकर खो जाती है। बैठकर उसी फोटो को देखते हुए कल्पनाएं करने लगती है। दाशियोंग के बुलाने पर ही वो होश में आती है, लेकिन जैसे ही वो उठती है तो उसके कपड़ों पर लाल हाथों के निशान दिखते हैं। साफ है कि मिस्टर डू की आत्मा उस पर नजर रख रही है। इसके बाद जब आज यू घर लौटती है और लिफ्ट से ऊपर जाती है तो वो 9वीं मंजिल का बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट बार बार तीसरी मंजिल पर रुक जाती है। वो बाहर झांक कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। किसी तरह जब वो अपने घर के दरवाजे तक पहुँचती है तो वहाँ एक जोड़ी मर्दों के जूते रखे हुए मिलते हैं। फिर भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और अंदर जाकर नहाने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके कपड़ों पर जो लाल निशान थे वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। रात में जब वो सो जाती है तब मिस्टर डू की आत्मा उसके पास आती है। इसके बाद आज यू का व्यवहार बदल जाता है। वो हमेशा खोई खोई रहने लगती है और उसे लाल कपड़े पहनने का शौक हो जाता है। हर हफ्ते वो मिस्टर डू की कब्र पर जाकर पूजा करती है, उसे साफ करती है और यहाँ तक कि फोटो को चूमती भी है। समय बीतने के साथ जब उसके दोस्त उसे लंबे समय तक नहीं देखते तो वे उसे देखने उसके घर पहुँचते हैं। वहाँ आज यू चुपचाप बिस्तर पर बैठी मिलती है। जैसे ही वे उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, कमरे की लाइट अचानक बंद हो जाती है और जब दोबारा जलती है तो कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे धक्का दे देती है। डरकर दोनों मदद ढूंढने निकलते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक फेंगशुई मास्टर से होती है जो पीटर का जुड़वा भाई होता है और उसका नाम एकर जी होता है। दोनों उसे सारी बात बताते हैं तो वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो आज यू के घर जाकर आत्मा को डांटने लगता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर वो शांत होकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा उसे बुरी तरह पीट देती है। आखिर में वो आत्मा मान जाती है और आज यू को छोड़ देती है। इसके बाद आज यू फिर से सामान्य हो जाती है। कहानी खत्म होने पर पीटर फिर से सामने आता है और चौथी कहानी शुरू करता है, जिसका नाम है डो डी वेई। इस बार कहानी एक रात की है जहाँ आशयोंग अपनी गर्लफ्रेंड के सामने इम्प्रेस करने के लिए उसे अपनी फिल्म दिखाने ले जाना चाहता है। इसके लिए वो अपने आदमी दाशियोंग से कहता है कि वो पहले से फोन करके शियाओबो से टिकट बुक करवा दे। जब शियाओबो टिकट काउंटर पर पहुंचता है तो देखता है कि एक ही लाइन में 4 सीटें खाली हैं और साथ साथ हैं। वो जैसे ही सभी सीटें खरीदने लगता है तभी टिकट देने वाला पीटर उसे मना कर देता है। क्यों मना कर रहा है ये वो साफ नहीं बताता। फिल्म शुरू होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बचे होते हैं, इसलिए शियाओबो मजबूरी में 2 ही सीटें खरीदता है। जब आशयोंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर आता है तो शियाओबो बहाना बनाता है कि सीट अलग अलग इसलिए ली है ताकि दोनों को थोड़ा प्राइवेसी मिल सके, लेकिन बैठने के बाद पता चलता है कि सामने बैठे लोगों की वजह से स्क्रीन ठीक से दिख ही नहीं रही, इसलिए दोनों पीछे जाकर खाली सीटों पर बैठ जाते हैं। तभी पीटर उन्हें देखकर घबरा जाता है और दौड़ कर आता है। वो कहता है कि ये सीटें मनहूस सीटें हैं और उन्हें तुरंत बदल लेना चाहिए, लेकिन वजह बताने का समय उसके पास नहीं होता। आशयोंग की गर्लफ्रेंड को उसकी बात बकवास लगती है और वो उसे डांटकर भगा देती है। आगे बैठा शियाओबो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक डरावना दृश्य दिखता है। वो देखता है कि मरा हुआ आकेन भी पीछे वाली सीट पर बैठा है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाता है और तुरंत अपने दोस्त को बताता है, लेकिन जब दूसरा दोस्त
दोस्त पीछे देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। डर के मारे शियाओबो एक ताबीज जैसा कागज जलाता है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ देर बाद आशियोंग की गर्लफ्रेंड कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो उसे साथ चलने को कहती है। आशियोंग बाहर इंतजार करता है, लेकिन अंदर उसकी गर्लफ्रेंड को अजीब चीजें दिखने लगती हैं। उसे बार बार एक गेंद लुढ़क कर आती दिखती है जिसे वो बार बार बाहर फेंकती है, लेकिन वो फिर अंदर आ जाती है। तीसरी बार जब वो गेंद आती है तो वो अचानक एक इंसानी सिर में बदल जाती है। ये देखकर वो जोर से चीख पड़ती है। उधर आशियोंग खुद भी दूसरे टॉयलेट में होता है। वहां एक बूढ़ा सफाई करने वाला बार बार पोछा अंदर डालकर उसे परेशान करता है और कहता है कि लोग उसकी जगह गंदी कर रहे हैं। आशियोंग को कुछ समझ नहीं आता और वो आराम से गाना गुनगुनाता रहता है। तभी बगल वाले टॉयलेट से भी कोई उसी गाने को गाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज बहुत डरावनी और अजीब होती है। ये सुनकर आशियोंग डर जाता है और नीचे झुककर देखता है तो उसे दूसरे के पैरों में अजीब जूते दिखाई देते हैं। वो सोचता है कि शायद कोई गलती से गलत टॉयलेट में आ गया है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वही पोछा उसके सामने पड़ा होता है और आसपास कोई नहीं होता। ये देखकर उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो दोबारा झुककर देखता है तो बंडल वाला इंसान भी गायब हो चुका होता है। डर के मारे वो अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार भी नहीं करता और सीधा भागकर भीड़ वाली जगह की तरफ चला जाता है। जब आशियोंग वापस अपनी सीट पर आता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही लौट चुकी है। वो आदत से मजबूर होकर उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस पीछे से बाल और हुलिया मिलता जुलता था। वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है। जैसे ही वो कहने जाता है कि ये सीट किसी और की है, वो औरत तुरंत अपनी टिकट दिखा देती है। आशियोंग समझ जाता है कि सीट तो उसने खुद ही बिना सोचे बैठ ली थी, इसलिए वो टिकट लेकर जेब में रख लेता है और कहता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड आएगी तो वो सीट खाली कर देगा। लेकिन वो औरत कहती है कि यहाँ का वॉशरूम ठीक नहीं है, उसे जाकर देखना चाहिए। ये सुनकर आशियोंग घबरा जाता है और सीधा लेडीज वॉशरूम में घुस जाता है। वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को सुरक्षित बाल बनाते हुए देखता है, लेकिन जैसे ही पास जाता है अचानक वो लड़की एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। ये देखकर वो डर के मारे भाग जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। एक अंधेरे रास्ते में पहुंचता है जहाँ चारों तरफ पर्दे लगे होते हैं, जिससे उसे लगता है कि वो कहीं फंस गया है। आखिर में उसे उसी रास्ते के आखिर में अपनी असली गर्लफ्रेंड मिल जाती है। दोनों अपने अपने डरावने अनुभव बताते हैं और तय करते हैं कि अब तुरंत थिएटर से बाहर निकलना है। वे पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीढ़ियों से उतरते समय उन्हें दो छोटी लड़कियां खेलते हुए दिखती हैं। किसी तरह नीचे पहुंचकर जैसे ही वे दरवाजा खोलने लगते हैं, तभी पीटर उन्हें रोक देता है और कहता है कि जब तक फिल्म खत्म नहीं होती कोई बाहर नहीं जा सकता। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। मजबूरी में वे दूसरा रास्ता ढूंढते हैं और गलती से थिएटर के स्टाफ रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां पीटर उन्हें देखता है और उनकी हालत समझकर उन्हें प्रोजेक्शन रूम में ले जाता है। वो उन्हें उनके बैठने वाली जगह दिखाता है। जब वे पीछे देखते हैं तो उन्हें पूरी लाइन में भूत बैठे हुए नजर आते हैं। तब आशियोंग को समझ आता है कि सारी मुसीबत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने भूतों की सीट पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद वो थिएटर के अंदर जाकर सबको बताने लगता है कि यहाँ भूत है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी अचानक वो चौंक कर उठता है और पता चलता है कि ये सब एक सपना था। लेकिन जाते समय जब वो अपनी जेब चेक करता है तो उसे वही टिकट मिलती है जो उस औरत ने दी थी और उस पर साल 1967 लिखा होता है। इससे उसे समझ आता है कि जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था। आखिर में जब सारे लोग थिएटर से निकल जाते हैं तो पीटर फिर से सबसे पूछता है कि क्या वे अब भी भूतों पर विश्वास नहीं करते। बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो खुद ही कहता है कि इस दुनिया में सबसे डरावनी चीज भूत नहीं बल्कि इंसान का दिल है, जो समझ में नहीं आता और कभी कभी भूत से भी ज्यादा खतरनाक होता है।